ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure everybody is fine and enjoying the blessings of Almighty God. तो विदाउट एनी डिले हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ कॉन्टिनेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे लास्ट टाइम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एशिया होगा। थैंक यू सो मच गुलशन, आई एम डूइंग गुड टुडे। वो हमारे पास हो गया एशिया, और एशिया को हम समझने की कोशिश करते हुए हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को ध्यान से देखें, क्योंकि हमें गुजरना है लेक्चर के बाद एक क्विज में से। तो आई एम श्योर लाइक कि आप सब तैयार हैं इस चीज़ के लिए। चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है जी, सबसे पहला कॉन्टिनेंट है जी एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दो हमारे पास जो है वो लैंड की टर्म्स में, और हमारे पास लैंड एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये चीज़ें हमारे पास पेपर में आ जाती हैं कि दुनिया की जो टोटल एरिया है उसका तकरीबन 30% जो हिस्सा है वो एशिया कवर करता है। कवर्स अबाउट 30%। और हमारे पास ये 4.6 बिलियन लोगों का घर है, जिसका मतलब है कि पूरी की पूरी दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। कुछ सेकंड्स लेते हैं फौरन से इस इंफॉर्मेशन को क्रैक करते हैं अपने माइंड के अंदर। हमने ये याद करने की कोशिश की कि एशिया 4.6 बिलियन पीपल, 30% हमारे पास टोटल लैंड है जो वर्ल्ड का वो कवर करता है, और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। अब हमारे पास आगे आ जाता है जी डाइवर्स जियोग्राफी। डाइवर्स जियोग्राफी, एशिया जो है इसकी जियोग्राफी काफ़ी डाइवर्स है। इसके अंदर जो है वेस्ट प्लेन्स आ जाते हैं, माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं। अब ये आपको याद रखना है कि माउंटेन रेंजेस जो हैं वो उनमें से कौन कौन सी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हिमालय है। हिमालय कहाँ पे है? एशिया के अंदर है। हमारे पास गोबी डेजर्ट के बारे में पूछ रहा था, ये कहाँ पे है? एशिया में है। अरेबियन डेजर्ट्स कहाँ पे हैं? एशिया में है। इसके अलावा इंडस, गैंग्स, यंगटीज, ये सारी की सारी वैलीज कहाँ पे हैं? एशिया में। ये वो चीजें हैं जो कि टाइम एंड अगेन आपसे पिछले पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं, सो मेक इट श्योर इनको अभी के अभी आपने याद कर लिया। हिमालय, गोबी, अरेबियन, इंडस, गैंग्स और यंगटीज। अभी हमने क्विज में से भी गुजरना, सो अभी के अभी इनको समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कल्चर। इसका जो है वो कैसा है, तो ये कल्चर के लिहाज से एक डाइवर्स हमारे पास जो है वो कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज पूछी जाती है वो ये है, कौन कौन सा मजहब यहाँ पे मौजूद है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो ये आसान आसान सी चीजें हैं, इनको आपने मेमोराइज अभी साथ साथ करते चला था। हाईएस्ट पीक जो है वो काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है? हिमालय के अंदर है। कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल और चाइना यानी तिब्बत के अंदर जो है ये वाक़ है, जो कि बॉर्डर के ऊपर है। इसकी जो है वो एलिवेशन कितनी है? डबल एट। लेकिन हाँ, फीट में ना भूलिएगा, माउंट एवरेस्ट की जो एलिवेशन है 29,029 फीट है। लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास जो है वो कौन सी है जी? ऑब्वियसली वो रशिया जाएगा। रशिया हमारे पास जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है लैंड एरिया के लिहाज से। और ये ऐसी कंट्री है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में भी और एशिया में भी वाक़ है। ज़्यादातर हिस्सा इसका एशिया में है, और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। सो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मेक इट श्योर कि आपको पता होना चाहिए, इट इज़ रशिया। आगे देखते हैं जी इकोनॉमिक पावर हाउस है। एशिया के अंदर जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज मौजूद हैं, जिसमें चाइना है, जापान है, इंडिया है और साउथ कोरिया है।
सो अब आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जो कि शायद जल्द ही जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी पे आ जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, ये उसका विजन है कि उसने इंडिया को जो है चाइना के मुकाबले में लेके आना है, और वो इस पे पहुंच भी जाएगा। तो हम भी, उम्मीद है हमें भी, अगर किसी ने कर्जा दिया, हमें भी कुछ कर्ज इधर उधर से मिल गया, तो शायद हम भी दुनिया की एक सबसे बेहतरीन इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन शायद हम नीचे से जो है वो इकॉनमी बनेंगे, यानी कि वो जो एंड वाले रोल नंबर्स होते हैं ना जिस तरह से, वैसे जो है वो बनेंगे। तो इकॉनमी जो है वो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी इकॉनमीज एशिया के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिल्क रोड। सिल्क रोड हमारे पास एक एंशियंट नेटवर्क है ट्रेड रूट्स का, और ये हमारे पास जो है वो कनेक्टेड है एशिया से यूरोप तक जो है। और ये क्या करता है, ये जनाब फैसिलिटेट करता है गुड्स, कल्चर और इसके साथ साथ आइडियाज को, यानी कि ये सेंचुरीज से हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और सिल्क रोड जो है वो आपने याद रखना है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, किसको कनेक्ट करता है, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, हमारे पास एशिया से यूरोप की जब हम बात करते हैं तो आपको इन दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ चीजें तो बैठे क्या पता ही होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो जब आप याद करते हैं, मेक इट श्योर कि आपने ये जो नोट्स बनाए हैं इनकी डिटेल्स को भूलना नहीं है। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि आप लोग पेपर में जब बैठते हैं तो उससे पहले फिर फाइल ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमने ये फाइल जो है वो कहाँ गुम कर दी। ठीक है, तो इनको मेक इट श्योर कि आपके पास ये जो है वो महफूज रहना चाहिए। सो हम बात कर रहे थे सिल्क रोड की, कि हमारे पास सिल्क रोड जो है वो एक एंशियंट नेटवर्क है। अच्छा, ये इसकी इतना पुराना है, जब मैंने सेंचुरीज की बात की, 2000 ईयर्स ओल्ड है, 2000 ईयर्स ओल्ड है। यानी कि हमारे पास जो है वो 130 BC से ये एग्जिस्ट करता है, और 14th सेंचुरी तक ये जो है वो चलता है। सिल्क रूट की अगर आप जो है वो लंबाई जो उनके रोड है, तो साथ ही साथ में क्वेश्चन आता है इसकी लंबाई कितनी है, इसमें कितना एरिया कवर करता है, तो ये 4000 माइल्स को कवर करता है, 4000 माइल्स को। लेकिन अगर आप इसी को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होगा 3, 4, 6, 7। आसान सा तरीक़ेकार है। ठीक है, 3, 4 दरमियान में आ जाएगा और 6, 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो किलोमीटर्स में, ये इसके ये माइल्स में है, हमारे पास जो है वो 4000 माइल्स है, और ये किलोमीटर्स में। ठीक है, और सिल्क रोड इसको जो है वो कब से नाम दिया, तो बेसिकली जर्मन जो लोग हैं उन्होंने इस रोड को बनाया था। और एक जर्मन हमारे पास जो है जियोग्राफर था जिसका नाम फर्डिंड वॉन रिक्टोफेन था। उसने जो है वो इसको सिल्क रोड दिया, क्योंकि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट रोड जो है वो बना था। ये रोड इम्पोर्टेंट है, जब हमने ये कहा एक्सचेंज ऑफ गुड्स कल्चर, ये कल्चर्स को भी एक्सचेंज करता है, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहब रहते हैं एशिया में और मुख्तलिफ मज़ाहब रहते हैं यूरोप में, तो उनको जो है वो देखता है। ये है जी सिल्क रोड की डिटेल्स के, ये हमारे पास एशिया में लोकेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है। एशिया हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हॉटस्पॉट रखता है। इसके अंदर जो है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं इन इंडिया, इसमें हमारे पास जो है वो रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है इसके इसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वाइल्ड लाइफ और प्लांट स्पीशीज आ जाती हैं। तो एक डाइवर्स हॉटस्पॉट है। लैंग्वेजेस के बारे में अगर आप देखें तो इसमें लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, और इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस शामिल हैं। इनके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। एशिया के अंदर बहुत सी सिविलाइजेशन तहजीबों ने भी जन्म लिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पुरानी हमारे पास सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे कदीम जो है वो सिविलाइजेशन। इसके अलावा मेसोपोटामिया और एंशियंट चाइनीज और पर्शियन एम्पायर जो हैं वो, उनकी भी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन जो है वो यही है। तो ये हमारे पास जो है वो एशिया की अहमियत है। कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है एशिया की, जो है मल्टीपल जो है वो कल्चरल साइट्स हैं। यूनेस्को ने जो है वो काफ़ी इसमें साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम दिया हुआ है। उसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में
आई एम श्योर कि आप सब जो है वो डिटेल्स ना, आज भी जो है कहा जाता है कि ये वो वॉल है जो चांद से भी नजर आ जाती है। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो कुछ डिटेल्स मैं बता देता हूँ। इसकी टोटल जो है वो, अगर आप माइल्स के अंदर देखना चाहें कितनी लंबी जो है वो ये फैली हुई है, 13,170, 13,170 माइल्स तक ये फैली हुई है। लेकिन अगर आप बात करो किलोमीटर्स में, तो ये तकरीबन हमारे पास 22,000 किलोमीटर बनता है, 21,196 किलोमीटर टू बी वेरी स्पेसिफिक जो है, और दुनिया की लॉन्गेस्ट जो है वो वॉल है। अच्छा, ये हमारे पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो एक कदीम जो है वो वॉल है जो 7th सेंचुरी बीसी में बनी थी। 7th सेंचुरी यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश से भी पहले के। ठीक है, और इसको जो है वो ज्यादातर हिस्सा इसका बनाया गया था किन डायनेस्टी के दौर में, QIN, किन किन डायनेस्टी जो है वो उस दौर के अंदर ये बना था। और जब मैं किन रही थी, 221 से शुरू होती है और 206 में खत्म होती है। ये हम पीछे को इसलिए आते हैं क्योंकि बिफोर क्राइस्ट था। ठीक है, इसका मकसद क्या था बनाने का? डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन करना था, अपने लोगों को महफूज रखना था। और इस दीवार के अंदर हर चीज शामिल कर दी गई, क्या मट्टी, क्या लकड़ी, क्या स्टोन्स, क्या जो जो मटेरियल था वो सारे का सारा इसमें शामिल कर दिया गया। सो कल्चरल जो है वो ये बड़ी स्पेसिफिक है। और यूनेस्को ने 1987 में जो है वो इसको एक हेरिटेज साइट करार दिया था, 1987 में। तो आप कभी अगर कभी दुनिया से उकता जाएं और दिल करे कि मैं जो है वो दुनिया को घूमना चाहता हूँ, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो आपकी मुंतजिर है। आप जा सकते हैं। और चीनी अभी भी इसकी मेंटेनेंस पे बड़ी तवज्जो देता है। जी नहीं, आपने ठीक लिखा। नेचुरल वंडर्स जो हैं वो एशिया के अंदर जो है काफी वंडर्स हमें जो है वो मिलते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे इंक्लूडिंग द ग्रेट बैरियर रीफ जो है हमारे पास है। ऑब्वियसली ये एशिया के अंदर नहीं है हमारे पास, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड को इग्नोर कर देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पे है। इसको आप सर्च कीजिएगा कि नेचुरल वंडर कौन कौन से हैं। मालदीव जो है वो इसमें आ जाता है। और टर्की के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। आह, वाई नॉट फॉर टाइटैनिक, यस द पीपल दे शुड गो फॉर द टाइटैनिक एज वेल। लेकिन मैं तो तभी टाइटैनिक को मानूंगा कि जहाज डूबा है, जब मेरे और आपके महबूब लीडर मियां नवाज शरीफ सब जाएं टाइटैनिक को देखने। साथ में अगर हाफ साहब भी चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाए, टाइटैनिक को देखा जाए कि क्यों डूबा था। तो टाइटैनिक की बाकियात में से बल्कि कुछ चीजें लेके आई तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जी, मूनसून हमारे पास जो है, क्लाइमेट जो है वो क्या होता है। अच्छा, मूनसून के बारे में जब भी हम बात करते हैं, मून और सून जो है, कुछ डिटेल्स आपको इस बारे में पता होनी चाहिए कि मूनसून जो है ये एक सीजन है, बारिशों का सीजन है। हमारे पास जो है वो सीजनल वेदर का एक ऐसा जो है वो सिलसिला, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें बारिशें ही बारिशें होती हैं। ठीक है। सो एशिया इस लिहाज से मुनफरिद है कि हमारे पास मूनसून है। और हमारे ये मूनसून जो है वो, इसकी वजह क्या बनती है? डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन जो हुआ था। और ये क्यों जरूरी है? ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है हमारे पास। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हैं? एशियान कंट्रीज जो हैं जिसमें हमारे पास जापान, जापान जो है आपको पता ही है कि कितनी पावरफुल कंट्री है और कितना जो है वो इन्वेस्ट करती है खुद पे। जापान और साउथ कोरिया जो है वो मानी जाती हैं अपनी एडवांसमेंट्स के लिए, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज में और इनोवेशन के लिए। जापान वही था जिसने दो जो है वो एटम बम जो है वो खाए थे। ठीक है, दो एटम बम जो है वो खाए थे, उसके बाद दुनिया ने तौबा कर ली थी। ठीक है, और दुनिया ने कहा था कि यार इसके बाद जो है वो हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको जो है वो करना शुरू कर दिया था, साइन करना शुरू कर दिया था। सो हमारे पास जो है वो जी जी नहीं, सब यही ड्यूरेशन है इसका। अब अगर आपको ये सारी डिटेल्स याद हो चुकी हैं, तो अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स वही सिर्फ दे सकेगा कि जिसने जो है वो ध्यान से चीज़ें जो है वो सबमिट की और ध्यान से इनको पढ़ा। जिन्होंने नहीं समझ सके वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकेंगे। पहला क्वेश्चन है
लेट्स सी कि कौन आंसर दे पाता है। मैडम सोहा, वेलकम टू द सेशन। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन? कौन है? अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है? तो हमारे पास एशिया है। वेरी गुड। हमारे पास जो है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया इन द वर्ल्ड? हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। मुझे बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की फीट के अंदर जो है वो कितनी हाइट है? माउंट एवरेस्ट की फीट के अंदर कितनी हाइट है? ओके, वेरी गुड। विच मेजर रिवर सिस्टम्स आर फाउंड इन एशिया? कौन से पाए जाते हैं जी, जरा बताएं। अमेज़न है और मिसिसिपी है, नाइल डम्बे है, इंडस, गैंज और यंगटीज है, राइन एंड वोलोगा है। ओके, ग्रेट। अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको क्या पता कि हमने ये क्या पढ़ा। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि टाइम से ज्वाइन किया करें। मेरे अपने करियर में शायद ही आपने भी देखा होगा कि कोई क्लास ऐसी हो जो लेट हो। इवन 8 PM का मतलब 8 PM ही होता है। सो हम थोड़ा सा अगर टाइमिंग्स को फॉलो कर लें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पेपर में फिर वो क्वेश्चन जो हैं वो हमें करने में आसानी हो जाएगी। सो ऑलवेज ट्राई के सेशन को टाइम से ज्वाइन किया करें। लेट आने जाने के लिए हमारे पास जो हैं वो सारे पाकिस्तान के जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा एक शादी पे चला गया। शुरू शुरू में मैं आम अपनी निजी ज़िंदगी में भी टाइमिंग्स को बड़े अच्छे से फॉलो किया करता था। तो उसमें शाम का टाइम था, कोई 5 बजे का। शादी के कार्ड पे मैंने हैरत से पहले तो टाइम को देखा, फिर मैंने अपने आप को 4:50 का टाइम दिया। तो वहाँ पे पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी तो वेटर्स भी नहीं पहुँचे थे। तो वो 2 घंटे जो हैं वो मुझे फिर 2 से बल्कि 3 घंटे मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, हमें थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। फिर अब जब भी कोई कार्ड आता है तो उसमें मैं 3 घंटे एहतियातन ऐड कर लेता हूँ और उसका मतलब है 8 बजे तक जो है। तो कुछ लोग इसी टाइम को शायद अपनी निजी जिंदगी को क्लासेस में भी कर लेते हैं, तो इसे अवॉइड किया करें। अब जी आगे चलते हैं। अ, हमारे पास जो है विच कंट्री स्पेंस बोथ यूरोप एंड एशिया एंड इज द लार्जेस्ट एशियन कंट्री बाय लैंड एरिया? कौन सी है जी? हमारे पास है रशिया है। एग्जैक्टली जी। विच एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स connected Asia to Europe, facilitating the exchange of goods and ideas? यस, द आंसर इज सिल्क रोड। अच्छा जी, वो कौन सा नेशनैलिटी होल्डर था पर्सन जिसने सिल्क रोड को जो है वो नाम दिया? आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ द पर्सन, माय सिंपल क्वेश्चन इज अबाउट हिज नेशनैलिटी, फ्रॉम व्हिच कंट्री दैट पर्सन वाज? जर्मन। ग्रेट मानूर। ओके, कोई अजीब सा था। ऑलराइट, व्हिच एशियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन एंड इज फेमस फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? जापान। अच्छा, पता नहीं कभी कभी ना मैं जब ये वर्ड पढ़ता हूँ ना तो मुझे बड़ा बड़ा दुख सा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी शेयर माय वेरी पर्सनल फीलिंग्स एंड द इमोशंस विद यू। जब कभी मैं ये देखता हूँ ना ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, तो मुझे बहसीयत पाकिस्तानी बड़ा दुख होता है कि यार लाइक हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट्स
सब कुछ ही चला गया और कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। बट खैर पता नहीं हमारे वाली फीलिंग्स उन लोगों को कब पता चलेंगे जब जो है वो जो साहिब इक़्तिदार हैं। बट स्टिल वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापान के 2 एटम बम खाए। अच्छा अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाता तो मेरा ख्याल है कि हमने तो अगले 100 साल मदद ही मांगते रहना था दुनिया में। क्योंकि 3 अहम इंसिडेंट्स में से गुजरे थे, 2005 में से, 10 में से और 22 में से। ये फ्लड्स के वो वाले इंसिडेंट्स थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। तो उसके बाद हमने दुनिया का पीछा नहीं छोड़ा। इवन अभी हम ना ट्राई कर रहे हैं कोप 28 के अंदर। दुनिया ये सोच रही है कि कोप 28 जो है कब हो रहा है। कोप 28 किस महीने में हो रहा है? कोप 28 पता है आपको? कोप 28 दुबई के अंदर हो रहा है। कब हो रहा है? नवंबर के महीने में हो रहा है। ग्रेट। तो हम लोगों ने जो है वो अपने बैगिंग वॉल का शकोल को तेज कर लिया है 3 नवंबर को, कि हम लोग जो हैं वो मांगने की तैयारी में हैं कि हम दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो ये दें, आपकी वजह से हुआ। अच्छा, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट्स? कौन सा है? सहारा है, हमारे पास अरेबियन है, एटाकामा है, या गोबी डेजर्ट है? नंबर 7 का आंसर जो है वो जरा देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे पास सहारा है। ये हमारे पास अरेबियन डेजर्ट है। ठीक है, हमारे पास अरेबियन डेजर्ट है। अच्छा, कल जब जो है वो हमने डिटेल्स कुछ आपको बताई थी, आई एम श्योर कि आपने उन डिटेल्स को जो है वो देखा था। मैंने अर्ज किया था सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, शायद आप भूल जाते हैं। आप जब भी कोई डेजर्ट आता है तो आप समझते हैं ये भी एशिया में है। और मैंने बताया था कि सहारा डेजर्ट जो है वो 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। ये मुझे चीज़ें अभी तक याद हैं, आपको भी याद होंगी। जो किलोमीटर्स में मैंने बताया था 9.2 हमारे पास जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में बनता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम से कम टेम्परेचर 49 जो है वो सेल्सियस पर चला जाता है। इसको जो है वो ग्रेट ड्यून ऑफ पाइला भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ ट्राइब जो हैं वो आते हैं जाते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास जो है वो अरेबियन डेजर्ट इसका आंसर होगा। विच रिलीजन ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज अ सिग्निफिकेंट फॉलोइंग इन एशिया? जी। विच रिलीजन ओरिजिनेटेड? हमारे पास नहीं नहीं, सेकंड तो हमारे पास आर्कटिक डेजर्ट है ना। आर्कटिक डेजर्ट जो है वो हमारे पास जो है वो सेकंड है। ठीक है, तो अरेबियन नहीं है। अरेबियन नहीं है, अरेबियन जो है वो शायद कहीं बहुत बाद में आता है। नंबर 8 का आंसर जो है वो देखते हैं, बुद्धिज्म। ठीक है जी आंसर आप लोगों का। अच्छा जी, व्हाट इज द टर्म फॉर अ रीजन ऑफ एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म सच एज वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया? क्या कहलाती है जी फॉर अ रीजन एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शन देखें जरा गौर से। तब मैंने कहा था लेक्चर को ध्यान से अटेंड करें। जी बताइए। ग्रेट इस सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा जी, which architectural wonder in India is often considered a symbol of love and UNESCO World Heritage? कौन सा है जी? हमारे पास जो है ताजमहल है। ताजमहल। ताजमहल जो है वो आपको पता है, इसके बारे में ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा प्लीज। आगरा के अंदर है। आगरा जो है और आगरा कहाँ पे है? ये यूपी के अंदर है। उत्तर प्रदेश इसे कहते हैं। और ये किस रिवर के ऊपर वाक़या है? ये यमुना रिवर के ऊपर है। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इन्हें नोट करते चला जाइएगा। रिवर जो है ताजमहल बनाया कब गया था? शाहजहां ने बनाया था। 1631 में बनाया था। 1631 में क्या बना दिया था? नहीं, बनाया नहीं था। इसका उसने फ्रेमवर्क कंप्लीट करवाया था, नक्शा कंप्लीट करवाया था।
कंस्ट्रक्शन तो उसने 1 साल बाद 1632 में शुरू की थी। अच्छा, तो फिर कंप्लीट कब हुआ था? कंप्लीट हमारे पास जो है वो हुआ था ये 1648 में। ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जो है ताजमहल के साथ साथ कुछ डिटेल्स और भी हैं। ताजमहल बनाया किसके लिए था? ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? कौन था वो जिसके लिए बनाया गया था? ताजमहल जो है वो व्हाइट मार्बल्स जो है वो लगाए गए थे। क्या नाम था ताजमहल जिसके लिए बनाया गया था? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज के लिए, नूरजहां के लिए? ओके, नूरजहां के लिए ये नहीं था। यूनेस्को ने ताजमहल को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो शामिल कर लिया था 1983 के अंदर। वॉल ऑफ चाइना को कब किया था? वॉल ऑफ चाइना को किस साल किया था? 1987 में जो है वो। ताजमहल इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा या हमारा कोई ब्लॉक बन गया, तो ताजमहल पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ताजमहल के अंदर एक पूरी दुनिया है। ठीक है। इसके जो जितने भी पिलर्स हैं उसके ऊपर कुरानी आयात हैं। और अगर आप ताजमहल में जाके जो है इनकी हिस्ट्री को देखेंगे पढ़ेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट मैनी थिंग्स। सो ये हमारे पास जो है वो ताजमहल की डिटेल्स हैं। क्या ये सब की सब आपको याद हो गई हैं? अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी यूनेस्को साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे पास यूनेस्को साइट्स भी ऐसी हैं जैसे हम खुद हैं। मेरे से ना एक दफ़ा जो है वो एक एक क्वेश्चन किया गया कि सर, पंजाब गवर्नमेंट के कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो मैंने बताया कि सांस चलता होना चाहिए, उसके अलावा शायद जो है वो दाखिला ना मिले। हमारा पहला जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में हमारी लोकेशन है वो है मोइनजोदारो। मोइनजोदारो जो है वो हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट जो है मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो साइट है। आप जानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो पाई जाती है। 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से जो है वो ये शहर यहाँ पे आबाद था। एक ये शामिल है पहला। दूसरा जो है वो बुद्धिस्ट रियून था तख्तबाई जो है वो। ठीक है। तख्तबाई और सहरे बहलोल जो है वो ये शामिल है। तीसरा हमारे पास जो है वो शालामार गार्डन जो है वो शामिल है। लाहौर फोर्ट और शालामार गार्डन। फिर जो है वो जेहलम में रोहतास फोर्ट। अब देखेंगे सब की सब वो चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। और आपको शायद ये जान के ज़्यादा दुख नहीं होगा कि अल्लाह के फजल करम से हमने इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कभी पैसा नहीं लगाया। और ये दुनिया इसको देखने आती है और वो देखती है, हमने कभी इनको मेंटेन नहीं किया। हम लोग इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते कि हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ज्योग्राफी जो है वो हमारे पास जो है वो लेके चलते हैं। ज्योग्राफी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं यूरोप के बारे में। ज्योग्राफी जो है वो यूरोप इज कॉन्टिनेंट लोकेटेड इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूछा जाता है। ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इसके बाद आपको क्विज में से गुजरना है। यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो पाया जाता है। मोस्टली जो है वो हमारे पास जो है इंटायरली ये लोकेटेड है किसके अंदर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अगर आपको हेमिस्फीयर के बारे में नहीं पता तो देख लीजिएगा कि हेमिस्फीयर क्या होता है। इसको सर्च आउट कर लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे चल के हम भी शायद बल्कि करेंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो पाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है। दिल्ली सुल्तान सितंबर 20 को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हुआ। थैंक यू जी, आपने शेयर किया नहीं सब। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका बॉर्डर किसके साथ है? आर्कटिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर। किसमें? नॉर्थ। और किसके साथ है? अटलांटिक ओशन के साथ वेस्ट में। और किसके साथ है? मेडिटेरियन सी के साथ साउथ में। और एशिया के साथ ईस्ट में। कुछ सेकंड्स लीजिए और इसे एक दफा पढ़ लीजिए, इसे एक दफा देख लीजिए। आर्किट जो हमारे पास आर्कटिक ओशन है उसमें नॉर्थ में, अटलांटिक वेस्ट में, मेडिटेरेनियन सी जो है वो साउथ में और एशिया ईस्ट में। और यूरोप जो है कितना लैंड एरिया कवर करता है?
यूरोप हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। ये हमारे पास है। जो इसका टोटल एरिया है माइल्स में देखेंगे तो ये तकरीबन 4 माइल्स के करीब करता है, 4 मिलियन स्क्वायर माइल्स के करीब। दुनिया का ये हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया के बाद। सबसे जो स्मॉलेस्ट है कॉन्टिनेंट वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाता है यूरोप। पॉपुलेशन इसकी जो कितनी है यूरोप की, सारे के सारे यूरोप की पॉपुलेशन जो है वो 740 मिलियन पीपल है। और इसका मतलब ये है कि ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। पहले नंबर पे हमारे पास एशिया आ जाता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाता है, और तीसरे नंबर पे जो है वही हमारे पास यूरोप आ जाता है। ये डिटेल्स प्लीज भूलिएगा नहीं। जीके की ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई पहले इससे पहले किसी भी तरह के वन पेपर एमपीटी या किसी ऐसे एग्जाम में बैठ चुका है जिसमें ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता चल रहा होगा ये वही हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होता है। ठीक है। हमारे पास इसमें लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी यूरोप के अंदर बोली जाती हैं। यूरोप इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स लैंग्वेज, और डाइवर्सिटी से मुराद आई मीन 200 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। इमेजिन कीजिए जरा 200 के करीब लैंग्वेजेस जो हैं वो इसमें बोली जाती हैं। और सबसे जो है वो ज्यादा फेमस लिंगुआ फ्रैंका है यानी इंग्लिश है। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रशियन है। ये इनकी तादाद बोलने के लिहाज से जो है वो लोगों की बुनियाद पर इनको रैंक किया। यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है, जैसा कि नाम से पता चलता है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमी को डील करने के लिए यूनियन बनाई गई थी, जिसमें 27 के करीब जो है वो कंट्रीज हैं, और जो इसकी मेंबर स्टेट्स के तौर पर जानी जाती है। पहले बरतानिया भी जो है वो इसका पार्ट हुआ करता था, फिर बरतानिया ने देखा कि मुझे तो इसमें से बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बरतानिया फिर जो है वो यहाँ से निकल गया। बरतानिया के निकलने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। और ब्रेग्जिट जो है वो बड़ा फेमस रहा था। ऐसा नहीं था कि बरतानिया ने फौरन से ही फैसला कर लिया था और यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया था। बड़ा टाइम लिया था बरतानिया ने इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर काम करने के लिए। काफी साल हर साल मेहनत हुई। कोई 2016 में वो इरादा बनाते हैं इसको छोड़ने का, और फिर कहीं 4-5 सालों के बाद इस डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इस दौरान उनके प्राइम मिनिस्टर्स भी जो है वो तब्दील होते हैं, और फिर जो है वो हम देखते हैं कि ब्रेग्जिट हो जाता है। और अब जो है हमारे पास यूरोपियन यूनियन में 27 जो है वो कंट्रीज हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जून का महीना था, जून 2016 में 23 जून थी जब बरतानिया ने यह फैसला किया था कि अब हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। बरतानिया ने बेसिकली एक रेफरेंडम करवाया था, अपने लोगों से पूछा था कि क्या यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं रहना। तो यूरोपियन यूनियन में रहने का फैसला अवाम ने किया था कि हम जो है वो 51.9% ने कहा कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। फिर बरतानिया के आयन का आर्टिकल 50 जो है वो, हालांकि बरतानिया में कहा जाता है कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, लेकिन आर्टिकल 50 जो है वो ट्रीटी जो थी यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, उसके आर्टिकल 50 के तहत जो है वो बरतानिया ने खैराबाद कह दिया। ठीक है। 31 जनवरी 2020 को एग्जैक्टली बरतानिया ने इसे किक आउट कर दिया था, और अब जो है वो बरतानिया इससे निकल चुका है। तो यूरोपियन यूनियन का पहले पार्ट हुआ करता था, बड़ी मजबूत यूनियन है। और ये वही यूनियन है जहाँ पे अक्सर आपके पाकिस्तानी जो है वो जाने का ख्वाब देखते हैं, और यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में जाके यहाँ पे कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमें अपने मुल्क में पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो अहमदी यानी खुदा न खास्ता पता नहीं मरजई कहते हैं उनसे उनसे है। तो हम जो है वो यहाँ पे अजाइलियम सीकर हैं, हमें जो है वो अजाइलियम दिया जाए, तो ये यूरोपियन यूनियन में जाके लेते हैं, यहाँ पे आसानी से जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। यूरोप की एक रिच हिस्ट्री है। ये एंशियंट सिविलाइजेशन, इसमें ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं। अच्छा, ग्रीक सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज दैट सिविलाइजेशन दैट हैज गिवन एवरीथिंग टू द पीपल। सो हमारे पास जो है ग्रीक सिविलाइजेशन सबसे फेमस, सबसे मशहूर और सबसे जो है वो लॉन्ग टर्म में चलने वाली जो है वो सिविलाइजेशन है, और इससे दुनिया बहुत सी चीजें सीखती है, और इसके साथ रोमन्स हैं। सो बोथ सिविलाइजेशन दे एग्जिस्ट इन द यूरोप। इसके अलावा मिडिल एजेस, हम कुछ चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। जब हम मिडिल एजेस की बात करते हैं
तो इसका मतलब हमारे पास है 1050 से लेके 1399 के जो ईयर्स हैं इन्हें हम मिडिल एजेस कहते हैं। 1399 से ऑनवर्ड जो है वो अभी तक के दौर को हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न एज कहते हैं। कुछ राइटर्स तो कहते हैं खबरदार इसे मॉडर्न कहा, वो कहते हैं 1399 से लेके 1895 तक के जो जो साल हैं उन्हें मॉडर्न कहते हैं, और इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म चल रही है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो चल रहे हैं। कुछ ऐसा मानना है मुख्तलिफ लोगों का। रेनासांस जो है, रेनासांस सबसे पहले याद रखिएगा इटली से शुरू हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है। रेनासांस भी यहीं पे, निशात सानिया इसे उर्दू में कहा जाता है। जब इल्म जो है उसको दोबारा से जिंदा किया गया था। जब हुआ कुछ यूं था कि मुसलमानों ने फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था इटली के, इटली में जो है वो फिर हमारे पास रेनासांस शुरू होता है। ठीक है, डिटेल्स जरा दूर निकल जाएगी। एक तो ये याद कर लीजिएगा कि फ्रेंच जबान जो है वो वहां से इस वर्ड को लिया गया था, फ्रेंच से। और ये हमारे पास निशात सानिया है कि जिसमें अहयाए अलूम था, दोबारा से कुछ पुरानी किताबें जो उन्हें जिंदा किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास फेमस लैंडमार्क कौन कौन से हैं जी? यूरोप के अंदर जो है वो ईफल टावर है, पेरिस के अंदर जो है वो, इसमें इसके अलावा हमारे पास कोलोजियम है। रूम के अंदर जरा इसकी पिक्चर्स देखिएगा कोलोजियम की जो है। ठीक है, हमारे पास एक्रोपोलिस है एथेंस के अंदर। मिडिवल कैस्टल्स जो है वो हमारे पास जो है वो कैथेड्रल्स के अंदर है। यूरोपियन एल्प्स जो हैं वो क्या है हमारे पास जो है, यूरोपियन एल्प्स। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन्हें गूगल पे जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें जो है वो लोग जो है वो स्काइंग के लिए और हाइकिंग के लिए जाते हैं। क्लाइमेट डाइवर्सिटी से क्या मुराद है? तो यूरोप के अंदर जो क्लाइमेट है वो वाइड रेंज में डाइवर्स पाया जाता है। इसमें हमारे पास जो है इनकी क्लाइमेट की वेरिएशन जो हैं इनके एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। कल्चरल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? यूरोप ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चर में कंट्रीब्यूट किया है। आज भी पाकिस्तान के अंदर आपको तब तक डिग्री नहीं मिलती लिटरेचर के अंदर जब तक आप यूरोपियन का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ नहीं लेते हो। सो हमारे पास जो है पेंटिंग्स के अंदर भी हमारे पास लियोनार्डो डी विंसी की जो है पेंटिंग मशहूर है। विलियम शेक्सपियर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। बाय द वे विलियम शेक्सपियर से मुंसलिक कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बल्कि आज की क्विज की फाइल में भी शामिल था। एक बात याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर पैदा होता है अप्रैल के महीने में 1564 में। 1564 में यह पैदा होता है। इसी साल एक और भी जो है वो साथ बहुत ज़बरदस्त राइटर पैदा होता है, उसका नाम हमारे पास जो है, हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो। मेरे जहन से निकल गया था, क्रिस्टोफर मार्लो है, और क्रिस्टोफर मार्लो भी उसी साल जो है वो पैदा होता है। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसकी डेथ हो जाती है 1591-92 में। उसको इन ग्रैंड फ्राइजर जो है वो एक ब्रॉल के अंदर मार देता है। हमारे पास जो विलियम शेक्सपियर है इसकी डेथ होती है 1616 में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने जितने जो है वो ड्रामास लिखे वो 37 थे। विलियम शेक्सपियर जिस गांव से था उसका नाम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन था। मैं नाम लिख रहा हूँ, ये आपके सामने जो है वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन था। विलियम शेक्सपियर जो है वो इसके कुछ मशहूर प्लेस हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है हैमलेट आ जाता है। हैमलेट की डिटेल्स पूछ लेता है, ये पब्लिश होता है साल 1602 के अंदर जो है वो। इसके साथ साथ हमारे पास द टेम्पेस्ट की पूछ लेता है, क्योंकि ये वो मानता है कि ये किताबें जो हैं वो फेमस हैं तो सबको पता होना चाहिए। और किंग लेयर की पूछ लेता है। सो ये जो है वो इसकी किताबों के नाम है, और ये किताबों के पब्लिकेशन ईयर्स हैं जो कि 1605 में होती है। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कुछ डिटेल्स हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं अभी आपके सामने ये मिट जाएंगे। डन, ले लिया है स्क्रीनशॉट पे, तो मुझे अब भी यकीन है कि मैं जो है वो आपको कहा आपने ले लिया। एक दफ़ा आपको पता होगा कि एक कॉलेज के या स्कूल के कुछ बच्चों ने एक जहाज बनाया, तो उसमें उन्होंने अपने ही टीचर्स को दावत दे दी कि सबसे पहली परवाज आप ही लोग जो है वो इसमें बैठेंगे। तो जो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बैठते हैं। बच्चों ने जब जो है वो जहाज के अंदर, कुछ टीचर्स को नहीं पता था कि ये जहाज हमारे ही बच्चों का बनाया हुआ है।
वो तो जब एक ने ऐलान किया कि आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जहाज हमने ही बनाया है, तो सभी टीचर एक एक करके नीचे उतर गए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा था, अपने स्टूडेंट्स पे। लेकिन प्रिंसिपल साहब अपनी सीट पर बैठे कैब जो है वो बर्जमान थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपको यकीन है कि आपके स्टूडेंट्स ने जो जहाज बनाया ये बहुत अच्छा है? तो उन्होंने कहा मुझे यकीन है, ये इदारा मेरी सुपरविजन में चल रहा है, अल्लाह के फजल करम से ये जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा। और वाकई ऐसा हुआ कि वो जहाज स्टार्ट ही नहीं हो सका। सो स्क्रीनशॉट के मामले में मुझे यकीन है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जिस तरह से उस प्रिंसिपल को यकीन है कि वो जहाज स्टार्ट नहीं होगा, वैसे ही आई एम श्योर कि आपने भी उसको ले लिया होगा। ओके जी। अ, हमारे पास जो है वो हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है वो चले जाते हैं। क्या यूरोप में कुछ हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे? यूरोप के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया कैसे भूल सकती है वर्ल्ड वॉर्स को, खसूसन वर्ल्ड वॉर वन की जब मैं बात करूंगा, दुनिया बदल के रह गई थी। वर्ल्ड वॉर वन, दुनिया ने कभी ऐसी वॉर्स कभी देखी नहीं थी। खैर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सादा लफ्जों में बात कहूं, तो 1914 में ये वॉर शुरू होती है और 1914 से 1918 तक ये वॉर चलती है। इस वॉर की वजह क्या थी? इस वॉर की वजह ये थी, एक इंसान जो है जिसका नाम आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी का, उसका कत्ल होना था। मैं नाम आपके सामने लिख देता हूँ क्योंकि नाम मुश्किल सा है। किरण मकसूद ने कहना है कि सर ये नाम मुश्किल था। ARCHDUK, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ये बेसिकली साहब जो हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, और इनको जो है वो जून के महीने में कत्ल कर दिया गया था 1914 से। सो वहां से ये जंग शुरू हो जाती है। ये वो जंग थी जिसके अंदर वसी पैमाने पर लोग पार्टिसिपेशन करता है, जिसमें फ्रांस, रशिया, यूके और बाद में यूएस भी शामिल हो जाता है। ठीक है। अब इसी जंग को, जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम इसको दिया जाता है ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच का मतलब ये होता है खंदक, जो है वो छुप के खैमों में, सॉरी, जमीन के अंदर जो घरों में जाके करना, तो वो खंदक था, क्योंकि दोनों साइडों पे जो है वो ट्रेंचेस थे। ये वो पहली जंग थी, ये वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें दुनिया ने पहली दफा टैंकों का, एयरप्लेन का, पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल किया। ये वो पहली जंग थी कि जिसमें यूएस जो है वो इंटर हुआ था 1917 में। 1917 में जो है वो यूएस इंटर हुआ था, इससे पहले यूएस इंटर नहीं होना चाहता था। और ये वो जंग है जो कि 1918 में खत्म हुई थी, नवंबर का महीना था, 11 नवंबर जो है वो। ठीक है। और इस वक्त भी जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, आर्मिस्टिस ऑफ कैंपेन, उससे जो है वो ये हुआ था। और इसके बाद एक मशहूर जो है वो हमारे पास ट्रीटी आती है, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कब होती है? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो 1919 में होती है। ठीक है। जो कि दो ममालिक, यानी जिनमें हमारे पास जर्मनी था और एलाइड पावर्स थी, उनके दरमियान हुई थी। ये वो जंग थी कि जिसमें तकरीबन 21 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे, जबकि मरने वालों की तादाद 16 मिलियन थी। इमेजिन कीजिए। सो ये हमारे पास ये वर्ल्ड वॉर वन जो है वो, आई एम श्योर कि ये डिटेल्स जो है वो आपने नोट कर ली हैं सारी की सारी। अगर आपने ये नोट कर ली हैं तो अभी ना मैं ख़त्म करता हूँ, और ये आर्क ड्यूक का नाम भी मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसके साथ जो है, अच्छा आगे वर्ल्ड वॉर टू भी है। वर्ल्ड वॉर टू के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939 में शुरू हुई थी। 1939 से ये 1945 तक चलती है। ये हमारे पास जो है, इसकी मल्टीपल रीजंस थी। मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड वॉर वन के नताज से भी खुश नहीं थे, और कुछ जो हैं वो ममालिक चाहते थे कि किसी तरह से अपनी हेजमनी को कायम किया जाए। बहरकैफ, इसमें वर्ल्ड वॉर टू का जो फेमस इंसिडेंट था वो होलोकॉस्ट था, जिसके ऊपर जो है वो यहूदी बात करना जो है वो आप पसंद नहीं करते हैं। होलोकॉस्ट जो है वो, होलोकॉस्ट उसका जेनोसाइड था। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने लास्ट टाइम आई थिंक अपने CSS की क्लास में रिकमेंड किया था, बट अभी यहाँ पे भी रिकमेंड कर देता हूँ। हाउ टू बी अ टायरेंट जो है वो, एक हमारे पास नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज पड़ी है, जिसमें आपको मुख्तलिफ जो है
डिक्टेटर्स की लाइफ के बारे में बताया जाता है। आपको पता है कि दुनिया में अगर जो लोग सीएसएस का शोषण करना चाहते हैं, ये उनके लिए खास तौर पर सीएसएस या पीएमएस या जो इन इंटरव्यूज में से गुजरना चाहते हैं उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है ना। ये अकेले हिटलर पे नहीं है, ये हिटलर पे है, ये सद्दाम नाम पे है, ये मल्टीपल लोगों पे है। अच्छा, आप पावर जो है वो जब लेते हैं, जो लोग पावरफुल होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो बात कैसे करते हैं, वो हाथ कैसे उठाते हैं, वो सोचते कैसे हैं, वो लोगों को मुतासिर कैसे करता है। ठीक है, सो हाउ टू बी अ टायरेंट के अंदर जो है ये सारे के सारे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नॉलेज के लिए इसे देखें देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताएंगे। अच्छा, इसी तरह इसीलिए साथ साथ हमारे पास एक डी डे भी जो है वो माना माना जाता है। डी डे, डी डे जो है वो क्या था हमारे पास जो है वर्ल्ड वॉर 2 में। डी डे जो है ये तब हुआ था जब अलाइड पावर्स इन नॉर्मैंडी ने जो है वो अलाइड इन्वेजन कर लिया था। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मैंडी ने, फ्रांस ने और वेस्टर्न यूरोप ने जो है नाजी ऑक्यूपेशन को खत्म किया था। खैर, डी डे आपसे डेट पूछी जाती है वन पेपर में तो आपको वही याद रखनी है कि 6 जून 1944 को जो है वो डी डे हुआ था। और अब हम कैसे भूल सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा जो है, जो हमारे पास जो है वो एटम बम गिराए जाते हैं, वो भी इसी के अंदर थे। और आपको शायद ये जान के काफी हैरत होगी कि इसमें जो लोग मारे गए थे, चूंकि इसमें एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, तो 70 से 85, 70 to 85 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए थे। मिलियंस में लोग जो है वो मारे जाते हैं। ये हमारे पास ये जी कुछ डिटेल्स थी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, और यूरोप इसमें शामिल है। यूरो जो करेंसी है हमारे पास, वो इसका सिंबल ये है। और यूरो जो है वो 19 ममालिक की जो है वो करेंसी है। और पाकिस्तानियों ने इसको ठीक ठाक यूरो को स्टोर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो जाती है। कल्चरल फेस्टिवल है हमारे पास, अक्टूबर 1 है, और मल्टीपल फेस्टिवल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के मामले में क्या है, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो उसमें मल्टीपल हेल्थ केयर सिस्टम जो है पाए जाते हैं। मैं सभी चीज़ों को जरा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब जो है वो हम क्विज में से गुजरते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म, सेकंड स्मॉलेस्ट? इट इज यूरोप। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ यूरोप? अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ यूरोप कितनी है? The correct answer is over 8 million, 800 million. Which organization was established to promote economic cooperation and political stability among European countries? यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका सही आंसर। Okay, what is the main purpose of Schengen area within Europe? Number 4. मल्टीपल आंसर्स इसके हो सकते हैं, इसका ए भी ठीक है, इसका बी भी ठीक है, दोनों इसके ठीक हैं। Which mountain range is one of the major mountain range in Europe and offer popular skiing and hiking destinations? द नाम लिखिएगा, ये ABCD की बजाय नाम लिखिएगा प्लीज। जी, नंबर 5 जो है इसका क्या आंसर है जी? मुझे बी लग रहा था, तो बी ही है। इसीलिए हमने वेरीफाई किया, इट्स एल्प्स, ना कि एंडीज जो है वो नहीं है, इट्स एल्प्स। अच्छा जी, which continent has the highest linguistic diversity with over 200 languages spoken? 200 languages spoken कहाँ पे? ये हमारे पास यूरोप के अंदर है। Which currency is used by 19 European Union countries within Eurozone? कौन सी जो है वो करेंसी है हमारे पास? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा?
ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच यूरोपियन लैंडमार्क्स इज नोन एज द सिटी ऑफ लव दैट अट्रैक्ट्स मिलियन ऑफ टूरिस्ट एनुअली। कौन सी जो है वो हमारे पास यूरोपियन लैंडमार्क है जिसे सिटी ऑफ लव कहा जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा के दिया और आप लोग खामोश हो गए। सिटी ऑफ लव पेरिस को कहा जाता है। पेरिस को ये निकनेम दिया गया था, इसकी रेपुटेशन जो है वो बन गई थी रोमांटिक डेस्टिनेशन जो है वो। कहा जाता है कि पेरिस के अंदर जो है वो मोहब्बत करने वाले लोग जाते हैं। वहां पे एक जमाना था जब पेरिस के अंदर जो है वो जो भी कुछ काम करता था, आर्ट में, लिटरेचर में, किसी भी चीज में, वो पेरिस चला जाता था। यही वजह है कि पेरिस के ईफल टावर के गिर्द आज भी आपको रोमांटिक कपल्स नजर आते हैं। ईफल टावर, उसके साथ जो है वो सीन रिवर है। इसके अलावा वहाँ पे काफी कॉजिन जो है वो सेंटर्स मौजूद हैं। यू कैन लोकेट अ लॉट मेनी कपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। और you can, find the rest of the details at your own. In which climate zone is Southern Europe, including countries like Spain and Italy, predominantly located? Tropical, Arctic, Mediterranean, या desert? In which climate zone? Number 9. Mediterranean is the answer है. Great. Which European country is famous for its contribution to classical music, including composers like Mozart and Beethoven? कौन से वाली कंट्री होगी जी? 10 का गेस करें क्या आंसर होगा? जर्मनी जो है वो इसका सही जवाब है। मैंने कल आज एक फाइल जो है वो सेंड की थी, उसमें कुछ 23 के करीब जो है वो पेजेस हैं। एक चीज याद रखिएगा, आपका पेपर जो है लाजमी नहीं है कि सारे का सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आए, और ये भी लाजमी नहीं है कि सारे का सारा पेपर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आए, और ये भी लाजमी नहीं है कि सारे का सारा पेपर उसमें से ना आए। ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अगर आपको पता है तो आपके इंटरव्यू में ये डेफिनेटली आपको मुमताज बनाती हैं। रिटर्न में भी ऑब्वियसली आपको हेल्प आउट मिलती है। हम अपना क्वेश्चन बैंक में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मोस्ट रीसेंट एक्सपेक्टेड रिकरेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें। आपके साथ एक मैंने फाइल शेयर की है, एक बड़ी अच्छी जो है वो किताब है, और वो नज़र से गुजरी और उसको थॉरली उसको पहले तो स्टडी किया। डेली बेसिस पे आपके पास सिर्फ 20 पेजेस आएंगे। 20 पेजेस आएंगे। 20 पेजेस का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 200 MCQs होंगे। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। खुद को धोखा नहीं देंगे। धोखा देने से मुराद ये है कि सिर्फ याद कर लिया फौरन से, अभी कभी याद हो गया। एक नोटबुक रखोगे सामने और वो स्टेटमेंट को जो है वो लिखने के बाद उसका आंसर आगे जो है वो लिखते चला जाओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वॉज साइंड इन, तो आप यहाँ पे जब लिखोगे तो ये सारे का सारा जो है वो एक स्टेटमेंट बनाते चले जाओ। 200 का मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली एक्टिविटी 30 to 40 मिनट्स ले ले, लेकिन इसको डेली बेसिस पे करोगे, ये काम करोगे। और दिस इज समथिंग फॉर टुडे। कल हम क्लास हमारी नहीं होगी, नो क्लास फॉर टुमारो फ्राइडे में। और कल के लिए जो फाइल है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। प्लीज़ उसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा उस फाइल को, और उस फाइल के अंदर से जो क्वेश्चन हैं उनको आप मेमोराइज करके, हमारी अगली मुलाकात मंडे को हो रही है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, और मंडे को हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उसका पहले क्विज दें, सबसे पहले उस फाइल का टेस्ट दें, उसके बाद हम आगे चलें। दिस इज समथिंग फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। ये फाइल ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी गई है आपके ग्रुप में, इसको रिवाइज कर ले चला। कोई सवाल आपका जो पूछना चाहें, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ख्याल रखिए अपना ढेर सारा। मंडे को मुलाकात होती है।